नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जो पर्व है आपके भाई बहन में आपस में प्रेम स्नेह बना रहे, भाई बहन के इस रिश्ते की जो मर्यादा है, पवित्रता है, वह बनी रहे। साथ साथ में आपसी जो संबंध है वह और दृढ़ हो, यानी मजबूत हो। तो इसी शुभकामना के साथ आपका जो है आज की हम क्लास देखेंगे। तो रक्षाबंधन पर्व की आप सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा, जैसा कि हमारी जो क्लास चल रही थी, हिस्ट्री सब्जेक्ट को देख रहे थे और हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम मौर्य काल को देख रहे थे। मैंने कहा था मौर्य काल में कम से कम 3-4 क्लासेस आएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं स्किप नहीं कर सकता। और मेरा प्रयास यही है कि आपको जो भी जितना भी पढ़ाया जाए वह आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो, यानी वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिले। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे पिछला जो पेट हुआ उस पेट की बात करें तो उस पेट में आपका अशोक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि अशोक के समय जो पूरा मौर्य वंश था कितने प्रांत में विभाजित था। उन प्रांतों के नाम पूछे गए थे और प्रांतों को इस तरीके से नहीं पूछा गया, बल्कि इस तरीके से पूछा गया कि 4 विकल्प देके उनमें से 4 विकल्प में से आपको वो विकल्प ढूंढना था या छांटना था जो उन 5 प्रांतों में नहीं थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे पिछले पेट में। तो हमारा प्रयास रहेगा बहुत ही अच्छे से, बहुत विस्तृत रूप में आपको कराया जाए जो भी सब्जेक्ट। हाँ, एक एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि आपका जो ये सिलेबस है, हमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस चलना है। अदरवाइज अगर हम सिलेबस से इधर उधर जाएंगे तो फिर आप पेट की तैयारी कम से कम 2 साल करेंगे तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि जैसे सिलेबस में दिया है मौर्य वंश, मौर्य वंश की बात करें तो उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि हमें अशोक का काल पढ़ना है। ऐसे आगे चल के जब हम गुप्त वंश देखेंगे तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उनको पढ़ना है। तो इस प्रकार हमें जो सिलेबस में दिया गया है वही वही पढ़ना है। जैसे मौर्य काल की बात करें तो इसमें बहुत सारे शासक हुए, इसमें 3-4 शासकों का तो बहुत ही अच्छे से इतिहास देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर उसके बाद में अशोक। तो इन सब का अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम बहुत दिन तक पढ़ते चलेंगे। ऐसे ही अगर बात करें तो गुप्त वंश में अगर देखें तो आपको पता है लगभग 16 शासक हुए थे। तो क्या 16 शासकों को हमें पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया गया है, जैसे गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य बोलते हैं, उनको ही पढ़ना है, उससे इधर उधर नहीं जाना है। तो मेरा प्रयास है जो सिलेबस में दिया गया है उस सिलेबस को इतना डिटेल में इतना अच्छे से करके जाएं, क्वेश्चन 100% आपको यहीं से मिलेंगे, ये पूरा विश्वास रखिए। तो आज की चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आपसे भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में पूरी क्लास को देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि यह क्लास आपका अदर क्लासेस से कैसे डिफरेंट है और कैसे यहाँ पे कुछ क्या नया आपको देखने को मिलता है। तो जैसा कि अब हम बढ़ते हैं आगे, तो पिछले क्लास में हमने अशोक का काल जो है वो स्टार्ट कर दिया था। अशोक अशोक को पढ़ रहे थे, ध्यान रखिएगा। अशोक को हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जिसमें अशोक की जो प्रारंभिक कुछ बातें थी, पिता का नाम, माता का नाम आदि जो है ये चर्चा में लिए थे। साथ में अशोक ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण कलिंग युद्ध हुआ अशोक का 261 ईसा पूर्व में, उसको भी हमने बहुत डिटेल में किया था। युद्ध के कारण मैंने देखे थे, सब कुछ बहुत डिटेल में हमने देखा था। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अशोक का जो काल है वो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 271 से लेके आपका 232 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर 269 से लेके 271 नहीं 273 है, उसके बाद 232 ईसा पूर्व, ठीक है। ये है अशोक का काल, ठीक है। अब ये 2 भागों में काल को क्यों लिया है हमने, ये बताया था हमने कि 4 वर्षों का संघर्ष चला था। 4 वर्ष का उत्तराधिकार संघर्ष, उत्तराधिकार संघर्ष चला।
और इस उत्तराधिकार संघर्ष के बाद ही जो है दोबारा अशोक 269 ईसा पूर्व में ये राज्याभिषेक करते हैं, पूर्ण रूप से शासक बनते हैं। अनुश्रुतियां हैं, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और एक सगा भाई जो तिष्य था उसको छोड़ दिया था। तो इस प्रकार अगर देखें तो ये अनुश्रुतियां हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, इसको हम नहीं कह सकते, परंतु जो पढ़ना है हमको वो पढ़ेंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका काल है। अब इनके जो पूरे काल को अगर हम बात करें तो लगभग अगर यहाँ से देखें तो आपका 41 वर्ष का जो आपका पीरियड हो जाता है इनका, यहाँ से देखें तो 41 वर्ष, 41 वर्ष, और यहाँ से देखें तो आपका 37 वर्ष। ठीक है, तो हम शुरुआत से ही लेंगे। तो अब अशोक के काल को अगर बात करें तो 3 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करना जरूरी है, कलिंग युद्ध तक हम पढ़ चुके हैं, तो हम देखिएगा अशोक का काल जो वो 3 भागों में। जैसे अगर बात करें तो प्रथम जो इनका राज्याभिषेक हुआ 200, प्रथम राज्याभिषेक से आपका 12 वर्ष, 13वें वर्ष इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे 13वें वर्ष से लेकर आपका 27 वर्ष या 28 मान सकते हैं, 28वें वर्ष तक की इनको जो है आपका जानकारी आपको ध्यान रखना है मिलती है। उसके बाद बात करें तो यहाँ से 28वें वर्ष से लेकर 28वें वर्ष से लेकर आपका जो है 41 वर्ष। ठीक है, ये इनका पूरा समय काल है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो काल है 28वें वर्ष से लेकर 41 वर्ष तक का जो इनका समय काल है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं, इसको याद रखिएगा। अब बात करें तो प्रथम राज्याभिषेक से लेकर 12 वर्ष तक कलिंग युद्ध तक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक, 273 से 261 तक। ठीक है, यानी कलिंग युद्ध तक। अब इसमें अगर बात करें तो अशोक आपको पता है, मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है उत्तराधिकार के संघर्ष में सबसे बड़ा जो इन्होंने पाप किया या जो भी है अनुश्रुतियां हैं, अब उसकी सच्चाई हम नहीं बता सकते। अनुश्रुतियां वे होती हैं जो एक दूसरे से सुनकर अगली से पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, इसको याद रखिएगा। तो अब इसमें अगर बात करें तो उत्तराधिकार संघर्ष में इन्होंने बताया मैंने कि एक सगा भाई तिष्य को छोड़कर 99 भाइयों की हत्या की। साथ में प्रारंभिक समय में ये कुरूप था, तो कुरूप होने के कारण जो रानियां थी, कुछ लोगों ने मजाक बनाया तो लगभग 500 रानियों की हत्या इसने कर दी थी। फाह्यान या ह्वेनसांग कहता है कि जो ये साम्राज्य था इसका वह एक नर्क के समान था, सामाजिक यातनाएं उसमें दी जाती थी। तो इस प्रकार अगर बातें करें कुल मिला के तो ये जो समय काल है, मैंने बताया था इसका एक विशेष नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है, चंडाशोक। इसीलिए इसको चंडाशोक कहा गया, चंडाशोक। और साथ साथ में क्या कहा गया, कामाशोक, कामाशोक। तो ये जो प्रारंभिक समय था ये बहुत ही निर्दयता का इसका समय था। और अगर बात करें तो फिर उसके बाद जब कलिंग युद्ध हो जाता है, मैंने बताया था कलिंग युद्ध में भी बहुत नरसंहार किया था, 261 तक बहुत ही बुरा नरसंहार था। और उसी नरसंहार के फलस्वरूप क्या होता है, इसका हृदय परिवर्तन होता है। और हृदय परिवर्तन होने के बाद में क्या, ये जो है रण घोष से धम्म घोष की तरफ बढ़ता है और धम्म नीति का जो है घोषणा करता है, धम्म नीति का पालन करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से लेकर 13वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक का काल इसका जो है अच्छा काल माना जाता है। और इसी काल के दौरान जो किए गए इसके कार्य हैं या जो घोषणाएं हैं वही अशोक को महान सम्राट बनाती है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे इसमें ध्यान रखिएगा 13 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक का जो काल है अशोक का, यही अशोक को महान बनाता है। अन्यथा
इतिहास के पन्नों में अशोक का नाम मुश्किल से ही लिया जाता है और वहां पे आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पे मिलता है देव नाम प्रिय। क्या मिलता है? देव नाम प्रिय। ज्यादातर अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें अशोक नहीं देव नाम प्रिय मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अशोक के अभिलेखों में देव नाम प्रिय मिलता है। इसी में आपको ध्यान रखना है धम्मा अशोक मिलता है, धम्मा अशोक मिलता है। और साथ में तो इसी काल में इसको कहा गया देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। इस बात को याद रखना है। तो ये जो अशोक का 13वें वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक का जो समय काल है, या अशोक का स्वर्णिम काल है, या समझ लीजिए ऐसा काल है जो अशोक को एक महान सम्राट घोषित करता है। और अशोक के जीवन काल में जो ये कलिंग का युद्ध था वह अंतिम युद्ध था। उसके बाद अशोक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो इस प्रकार अशोक कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति की जो है घोषणा करता है, धम्म नीति का पालन करवाने के लिए अपने जो अंतर्गत अध्यक्ष या तीर्थमात हैं उनको बोलता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ तक की बातें अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने बता दिया कलिंग युद्ध जो है वह अशोक का अंतिम युद्ध है, अशोक के काल का अंतिम युद्ध है, अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध। अब कलिंग युद्ध के समय मैंने बताया था दो प्रशासनिक राजधानियां या केंद्र बनाया इसने। पहला था धौली और दूसरा था जो है आपका जोगढ़। तो धौली जिसकी राजधानी तोसली हुई, और अंतिम में क्या हुआ कि कलिंग का जो राजधानी बनाया गया अशोक के द्वारा वह तोसली को बनाया गया। तो इस प्रकार अशोक के समय काल में या अशोक के समय कुल मिला के 5 प्रांत हो गए थे। अब हम आगे इसकी चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि अशोक के युद्ध के बाद में क्या क्या बातें हुई। तो अगर बात करें तो 5 प्रांत इसने स्थापित किए, लेकिन 5 प्रांतों से पहले आपको मैं कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ नगरों की स्थापना की अशोक ने। तो उन नगरों की स्थापना को भी आपको अच्छे से याद रखना है इसको, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कल्हड़ की किताब मैं पढ़ा चुका हूं, कल्हड़ के द्वारा रचित है। कल्हड़ की राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में उल्लेखित है, में उल्लेखित है, लिखित है कि अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। किसकी? श्रीनगर की स्थापना की। सबसे पहले आपको यह याद रखना है ये कल्हड़ की जो राजतरंगिणी ग्रंथ है या पुस्तक है उसमें यह उल्लेखित है कि अशोक ने जो श्रीनगर है उसकी स्थापना की, और यह श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे इसको बसाया गया था। अब इस बात करें तो इसी में आपको ध्यान रखना है कल्हड़ की राजतरंगिणी में ही उल्लेखित है कि जो अशोक था, मैंने बताया था प्रारंभ में अशोक किसका, कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। यह बात कहां से प्रमाणित होती है? तो राजतरंगिणी में ही उल्लेखित है, इसको याद रखिएगा। तो अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, यह बात भी कल्हड़ की राजतरंगिणी में उल्लेखित है। अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक बात और कि अशोक ने क्या हुआ कि नेपाल में एक ललित पाटन या देवपाटन नगर की स्थापना की। इस बात का उल्लेख सारनाथ लेख में है, सारनाथ स्तंभ लेख में है। तो ध्यान रखिएगा अशोक ने नेपाल के आपको ध्यान रखना है नेपाल में
ललित पाटन या देव पाटन नगर की स्थापना की? इस बात का उल्लेख कहाँ पे है आपका ध्यान रखना है। ये अगर बात करें तो इसका उल्लेख जो है सारनाथ लेख में। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो अशोक के अभिलेख हैं, चाहे वह स्तंभ लेख हो चाहे शिलालेख हो, सब की चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले हैं, आपको ध्यान रखिएगा। अब तो अशोक की बात करें तो मैंने बताया कि कलिंग युद्ध अशोक ने क्यों लड़ा था, क्योंकि अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, परंतु कलिंग स्वतंत्र रूप में आजाद था, यानी अशोक के नाक के नीचे कलिंग आजाद था, इसलिए युद्ध का पहला कारण बना। दूसरा कारण आर्थिक था, क्योंकि वहां पे हाथी के दांत का व्यापार, साथ साथ में आपका जो है कपड़ा व्यापार होता था, और साथ में अगर बात करें तो कलिंग से ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का व्यापार होता था। तो ये सब रीजन थे आपके कलिंग युद्ध के कारण, और मैंने इसको आपको अच्छे से याद रखना है। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे अशोक के काल में देखें तो अशोक के साम्राज्य में एकमात्र ऐसा जो क्षेत्र था जो अशोक के आपके साम्राज्य में नहीं था, तो वह आपको ध्यान रखना है कि अशोक के साम्राज्य में आपको ध्यान रखना है, अशोक के साम्राज्य में अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कामरूप जो असम का पुराना नाम है, कामरूप यानी असम का जो पुराना नाम है कामरूप, शामिल नहीं था। इस बात को याद रखिएगा। तो अशोक के साम्राज्य में कामरूप शामिल नहीं था, इस बात को भी आपको याद रखना है। अब हम चलेंगे अशोक का जो 13वें वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक का जो समय काल है, उसमें हम देखेंगे अशोक कैसे धम्म की घोषणा करता है, धम्म का पालन करता है। तो धम्म का पालन करने से पूर्व ये जो है शैव धर्म से क्या बौद्ध धर्म का अनुयायी बनता है। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी कैसे बनता है, इस बात को हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अशोक कैसे जो है शैव धर्म से बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक तथ्य मिलता है यहाँ पे कि दिव्यावदान में अगर बात करें, जो कि बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, मैं बता चुका हूं। तो दिव्यावदान के अनुसार अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में जो है दीक्षा अशोक को किसने दी थी, तो वहां पे मिलता है उपगुप्त का नाम। तो दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा की दी, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। यह बौद्ध ग्रंथ ही है दिव्यावदान, मैंने बता दिया था पहले भी जब साहित्यिक स्रोतों में पढ़ रहे थे। तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, या दिव्यावदान के अनुसार यह मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तो यह जो उपगुप्त हैं ये कौन है, ये बौद्ध धर्म के भिक्षुक हैं। अगर बात करें तो फिर एक और मिलता है दीपवंश और महावंश। क्या? दीपवंश और महावंश, दीपवंश व महावंश कहीं भी दीपवंश और महावंश आएगा तो ये इसका नाम लिखा जाएगा सिंगली अनुश्रुति। ये सिंगली अनुश्रुतियां हैं, अनुश्रुति। इसके अनुसार अगर बात करें तो जो अशोक हैं, अशोक को इनके जो आपका राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, अशोक को राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, राज्याभिषेक के चौथे वर्ष किसने, निग्रोथ नामक बालक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये भी याद रखना है, दीक्षा दी।
ठीक है। तो ये आपका दीपवंश और महावंश के अनुसार निग्रोथ नामक बालक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और दिव्यावदान के अनुसार बात करें तो उपगत नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को दीक्षा दी। बाद में क्या होता है आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के ही कौन एक बहुत बड़े जो भिक्षुक थे जिनका नाम मिलता है मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस के ही अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। तो एक बात याद रखना है कि मोगली पुत्र तिस पहले मिलते हैं अशोक से और इनके प्रभाव में आकर अशोक जो है पूरी तरीके से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मोगल पुत्र तिस के प्रभाव में आकर अशोक जो है पूर्णतः क्या बन जाते हैं, बौद्ध अनुयायी बन जाते हैं, बौद्ध अनुयायी बन जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अगर बात करें तो किसने दीक्षा दी, कौन कौन दीक्षा दिया बौद्ध धर्म की। उसके बाद बात करें तो सबसे जो पूर्णतः आपको दीक्षित करने वाले या जिनके प्रभाव में पूर्ण रूप से आपका बौद्ध बन गए अशोक, वह कौन थे, तो मोगली पुत्र तिस थे। और फिर बाद में अशोक के ही काल में मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में, इन्हीं की अध्यक्षता में लिखें तो अगर इन्हीं की अध्यक्षता में क्या होता है, अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन क्या होता है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। यह भी याद रखना है आपको, आयोजन होता है, ठीक है। हालांकि बौद्ध संगीति में मैं बता चुका हूं कि तीसरी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, मोगली पुत्र तिस थे। लेकिन ये जो बात है, ये घटनाक्रम है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अशोक से मिले और अशोक जो है मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में ही आकर पूर्ण रूप से बौद्ध अनुयायी बने और बाद में अशोक के काल में ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और जिसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। अब हम बात करेंगे कि अशोक ने जब ये आपका बौद्ध अनुयायी बन जाते हैं तो ये अशोक अपने 10वें वर्ष शासन काल में अगर बात करें तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष आपको ध्यान रखना है बोध गया की यात्रा इन्होंने की थी। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन है अपने आप में। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक बोध गया की यात्रा करते हैं, बोध गया की यात्रा करते हैं, ठीक है। बात करें तो फिर लुम्बिनी ग्राम में भी जाते हैं तो ये राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी महात्मा बुद्ध जी से संबंधित ये बहुत ही पवित्र स्थल है। तो लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और लुम्बिनी ग्राम में जाते हैं जब ये, तो यहाँ पे जो कर था, कर राजस्व, वह आपका 1/4 से घटाकर ये 1/8 कर देते हैं। कहाँ पे, लुम्बिनी ग्राम में। क्या जो आपका राजस्व है वह 1/4 से घटाकर 1/8। तो आपको याद रखना है, पहली बात धार्मिक कर से पहले मुक्त कर देते हैं लुम्बिनी ग्राम को, इस बात को ध्यान रखिएगा। लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक, जो भी धार्मिक कर लगते थे, धार्मिक कर से मुक्त कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो लुम्बिनी ग्राम को यहाँ पे जो भूमि कर था, भूमि कर कितना कर देते हैं, 1/4 से घटाकर 1/8। अब 1/4 से 1/8 हो गया, बढ़ा तो नहीं है
बढ़ा तो नहीं है, 1/4 से 1/8, तो आप ध्यान रखिएगा। ये घटा है, ठीक है, 1/8, ठीक है, 1/4 से घटाकर 1/8 हो जाता है, तो इसको याद रखना है। और इन समस्त बातों का उल्लेख अगर बात करें तो एक अशोक का अभिलेख है जिसको बोलते हैं रुक्मिणीदेयी अभिलेख। पढ़ेंगे, अभिलेखों में पढ़ेंगे, यहाँ पे अब ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। तो रुक्मिणीदेयी अभिलेख में ये सारी बातें जानकारी मिलती हैं। रुक्मिणीदेयी अभिलेख जो है वह आपका मौर्य काल का जो आपका आर्थिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष को भी वो रुक्मिणीदेयी अभिलेख प्रमाणित करता है, इस बात को याद रखिएगा। अब बात करें तो एक अभिलेख आपको याद रखना है, नाम यहाँ पे बस बताऊंगा। भाब्रू बैराट का जो शिलालेख है, भाब्रू, पहले इसको थोड़ा सा हटा देते हैं तब लिखते हैं ऊपर से। भाब्रू बैराट का जो शिलालेख है वह इंपॉर्टेंट है, लघु शिलालेख था। बताएंगे हम, शिलालेख पढ़ेंगे, स्तंभ लेख पढ़ेंगे, स्तूप पढ़ेंगे, समस्त, और गुफाओं को भी पढ़ेंगे, गुहा लेख पढ़ेंगे, गुहा जिसको बोलते हैं गुहा लेख, जिसकी शुरुआत ही मौर्य काल में प्रारंभ हुई थी, आपको याद रखना है। मौर्य काल बहुत ही विशेष रहा है क्योंकि यहाँ से पत्थरों का प्रयोग जो है, आपका स्थापत्य कला में पत्थरों का प्रयोग होने जो है स्टार्ट हो गया था, इस बात को याद रखिएगा। गुहा अभिलेखों की शुरुआत हुई आपका जो मौर्य काल है, इसको याद रखिएगा। तो बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक है भाब्रू, या इसको बैराट बोलते हैं, भाब्रू बैराट का लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, इसको याद रखना है। इसलिए याद रखना है क्योंकि ये अशोक को प्रमाणित करता है कि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। यह सब इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर बात करें तो अशोक जो है बुद्ध धर्म संघ की जो है, ध्यान रखिएगा, अशोक बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है। तो इस अभिलेख में ये जो अशोक हैं वह बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, इसको याद रखना है। तो यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि अशोक बौद्ध अनुयायी था, ठीक है। अगर बात करें तो एक अभिलेख और याद रखना है, तो इसमें अगर बात करें तो एक अभिलेख है मस्की का अभिलेख। कौन सा? मास्की अभिलेख। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। मास्की अभिलेख, इसमें बात करें तो बुद्ध, ये ध्यान रखिए, अब बुद्ध नाम बार बार हमारे दिमाग में आ रहा है, फिर भी चलिए, अशोक स्वयं को क्या कहता है? बुद्ध शाक्य कहता है। क्या कहता है? बुद्ध शाक्य कहता है। तो इस अभिलेख में, मास्की का जो अभिलेख है, इसमें अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है। हालांकि सभी अभिलेखों को हम बहुत विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बताना, आपको ये जानना है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है, इस बात का जो प्रमाण है वह आपका भाब्रू बैराट का लघु शिलालेख है, साथ साथ में मास्की अभिलेख है जिसमें अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है। तो इतनी बातें यहाँ से आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और ले लेते हैं, और अशोक का जो धम्म था वो भी थोड़ा सा देख लेंगे कि अशोक ने धम्म का जो, अगर बात करें तो धम्म की स्थापना, धम्म घोष की नीति का पालन क्यों किया और धम्म घोष की घोषणा क्यों गई, क्योंकि ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। तो बात करें तो अशोक, आपको ध्यान रखना है, ये पूरी तरीके से धम्म घोष का पालन करने लगते हैं, और साथ में अगर बात करें तो ये अपने पुत्र जिनका नाम राहुल और पुत्री जिनका नाम है संघमित्रा, राहुल नहीं, सॉरी, माफ करिएगा, महेंद्र है नाम उनका, महेंद्र, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अशोक जो है अपने पुत्र महेंद्र, अशोक अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री जो है इनकी संघमित्रा,
संघमित्रा, ठीक है। पुत्र महेंद्र और सब पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं, श्रीलंका धम्म यात्रा पर भेजते हैं, धम्म यात्रा पर भेजते हैं। ये भी याद रखना है, श्रीलंका ये भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? तो महेंद्र और संघमित्रा को ये जो अशोक हैं ये भेजते हैं धम्म यात्रा पर, यानी धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अगर बात करें तो अशोक स्वयं इनको छोड़ने आते हैं। अशोक इन दोनों को स्वयं, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को स्वयं ताम्र लिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने आते हैं, बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने आते हैं, छोड़ने आते हैं। ताम्रलिप्ति बोलिए, ताम्रलिप्त भी मिलता है, बंदरगाह तक छोड़ने आते हैं, ठीक है। और ये ताम्रलिप्त बंदरगाह अगर बात करें तो ये पूर्वी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, और अगर बात करें तो ये पूर्वी मिदनापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ तक ये छोड़ने आते हैं। ताम्रलिप्ति बंदरगाह भी प्राचीन समय में अगर बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था, और ये पूर्वी मिदनापुर जिले में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। अगर बात करें तो यहाँ तक छोड़ने अशोक स्वयं आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ताम्रलिप्ति बंदरगाह अगर बात करें तो किन नदियों के आसपास है, इसको याद रखिएगा। तो इस बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आपको ये भी याद रखना है इसमें तथ्य कि जो अशोक, ये संघमित्रा है और ये महेंद्र है, इनको अगर बात करें तो इनको एक बोधि वृक्ष की टहनी लेकर भेजा जाता है। तो इनको अगर बात करें तो अशोक जो है बोधि वृक्ष का, बोधि वृक्ष जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। बोधि वृक्ष जहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके नीचे, उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। तो बोधि वृक्ष की एक टहनी लेकर ये जाते हैं, टहनी लेकर जाते हैं कहाँ? श्रीलंका, श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं। बात करें अगर तो अशोक की कई सारी रानियां हुई, लेकिन ये जो महेंद्र और ये आपका संघमित्रा, इनकी बात करें तो ये देवी नामक रानी की जो पुत्री थे, इसको याद रखिएगा। बहुत सारी रानी हुई, कारुवाकी मिलता है, देवी मिलता है। वन देवी कौन था? वन देवी इनकी माता थी, याद रखिएगा। वन देवी इनकी माता का भी नाम मिलता है, लेकिन ये देवी है। देवी अशोक की पत्नी है, और उन्हीं पत्नी से ये उत्पन्न हुए कौन? महेंद्र और संघमित्रा। कई रानियां हैं, मैंने बताया था, कई रानियां हैं, कई पुत्र हैं। तो कौन कौन से पुत्रों के नाम आप जानते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कई रानियां और कई पुत्र होने के कारण ही अशोक को क्या कहा जाता है? कामा अशोक कहा जाता है। कामी प्रवृत्ति के थे शुरुआत में, बाद में तो ये एक तरीके से बुद्ध जी के अनुयायी बने, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, और साथ में बात करें तो बुद्ध शाक कहलाए, और पूरी तरीके से ये बौद्ध भिक्षुक हो गए थे। और इसीलिए इनका जो 28वें वर्ष से लेकर 41वें वर्ष तक का जो समय काल है वह अज्ञात है, कुछ उसमें जानकारी नहीं मिलती कहाँ गए अशोक, इस बात को याद रखिएगा। तो इतनी बातें हो चुकी हैं। अब बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो ये इतनी बातें हो गई, संघमित्रा और ये गए श्रीलंका। अब बात करें तो अशोक का जो धम्म है वह क्या है? अशोक का धम्म, अशोक का धम्म, तो अशोक ने जो धम्म का घोषणा की या धम्म का पालन किया, उसमें अगर हम बात करें तो धम्म का सबसे बड़ा उद्देश्य जो था वह था जन कल्याण। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था क्या? जन कल्याण, जन कल्याण ही उद्देश्य, कल्याण ही उद्देश्य। जब इसके शिलालेखों को पढ़ेंगे, शिलालेख 1 से लेके आपका 14 तक का जो संख्या है उसमें देखेंगे, उसमें सबकी विषय वस्तु पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अशोक धम्म के द्वारा क्या चाहता था। वो सारी बातें वहां पे हम अशोक के जो धम्म लेख हैं उसमें हम देखेंगे। तो अशोक का जो धम्म था उसका जो मूल उद्देश्य था जन कल्याण था, और इस धम्म के माध्यम से लोगों के अंदर
लोगों का नैतिक उत्थान करना था। ठीक है, तो नैतिक उत्थान या जन कल्याण ही उसका जो है प्रथम उद्देश्य या मूल उद्देश्य था धम्म का। इसको याद रखिएगा। और ये धम्म एक तरीके से क्या था, धम्म की बात करें तो एक तरीके से ये क्या था कि जो जन कल्याण की भावना से या लोगों में नैतिक उत्थान की भावना से ही जो अशोक ने नियम बनाए उन्हीं को धम्म कहा गया। ठीक है, और ये नियम अगर बात करें तो कहीं किसी पुस्तक में नहीं बल्कि अशोक के शिलालेखों में देखने को मिलती है। तो अशोक के शिलालेख जब हम पढ़ेंगे तो वहां बहुत ही अच्छे से एक एक करके शिलालेख संख्या 1 से लेके सारे शिलालेखों को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो अशोक ने अपने धम्म की जो परिभाषा ली है वह कहां से ली है, तो वह ली है राहुलोवाद सूत्र से। अशोक ने राहुलोवाद सूत्र से प्रेरित होकर अशोक ने जो अपना धम्म का परिभाषा है या जो है, तो ये राहुलोवाद क्या है, ये बौद्ध धर्म में जो है आपका बौद्ध धर्म के ग्रंथ का आपको ध्यान रखना है, ये आपको देखने को मिलता है दीर्घ निकाय का ही भाग है राहुलोवाद सूत्र। बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है दीर्घ निकाय का ही भाग है। तो अशोक कहता है कि धम्म बहुत अच्छा है, लेकिन धम्म है क्या, तो धम्म की परिभाषा ये सारी बातें जो है वो अशोक बताता है। और अगर बात करें तो इसकी अगर बात करें तो धम्म का उल्लेख जो है यह दूसरे और सातवें अभिलेखों में अशोक की मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। तो जन कल्याण का उद्देश्य नैतिक उत्थान के लिए। और अगर बात करें तो राहुलोवाद सूत्र बौद्ध धर्म के ग्रंथ दीर्घ निकाय का ही भाग है राहुलोवाद सूत्र, वहीं से इसकी परिभाषा ली है। तो राहुलोवाद सूत्र से ही परिभाषा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वरना आप लोग, परिभाषा अशोक ने ली, तो इसको याद रखिएगा। अब परिभाषा में अगर हम बात करें तो क्या कहता है, तो पापों से मुक्ति, बहुत से लोगों का कल्याण, साथ में अगर बात करें तो सत्यता, शुद्धता, वाणी का व्यवहार, शुद्ध आचरण आदि ही जो है क्या है, धम्म है। तो आपको ध्यान रखना है पापों से मुक्ति, जन कल्याण, बहुत से लोगों का कल्याण हो, पापों से लोग मुक्त रहें, सभ्यता हो, उनके अंदर सत्यता हो और शुद्धता हो, ये सारी चीजें अगर हों यानी कुल मिला के नैतिक उत्थान ही क्या है, धम्म है। तो इसको याद रखिएगा धम्म की परिभाषा में। और अगर बात करें तो अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु उसने किसी पर जबरदस्ती बौद्ध धर्म को थोपा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। प्रारंभिक रूप में अगर देखें तो वह शैव धर्म का अनुयायी था, तो इसको याद रखिएगा। अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, और हालांकि वो शिलालेख संख्या में हम बताएंगे, लेकिन अशोक जो है 13वें शिलालेख में स्पष्ट करता है, 13वें शिलालेख में धम्म महामात्रा की नियुक्ति का उल्लेख करता है। धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख, तो इसको याद रखिएगा। हालांकि शिलालेख हम पढ़ेंगे, सभी शिलालेख पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है, उसमें हम बहुत अच्छे से देख लेंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो अशोक का जो धम्म था उसका मूल था जो है जन कल्याण। अगर बात करें तो अशोक प्रथम ऐसा ऐतिहासिक शासक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक प्रथम ऐतिहासिक शासक है, यही सब कारण है जो बाद में अशोक महान हो जाता है। तो अशोक प्रथम ऐतिहासिक शासक है जिसने एक लोक कल्याणकारी राज की सरकारों के जिम्मे होता है, और यह कार्य बहुत पहले अशोक ने किया, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, वेलफेयर स्टेट बोलते हैं इसको। तो अशोक प्रथम ऐतिहासिक शासक है जिसने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अशोक इतिहास में ऐसा प्रथम शासक है जिसने एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की। आज की सरकारों के जिम्मे किया गया है, बिल्कुल संविधान में बाकायदा दिया गया है कि आप एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करें।
यह कार्य बहुत पहले ईसा पूर्व में अशोक ने किया था, इसीलिए अशोक महान माना जाता है। शुरुआती चरण जो भी हों, अंतिम जो अशोक का चरण था वह जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए बहुत ही जो है प्रसिद्ध रहा, इसीलिए जो है वह आपको ध्यान रखना है, वह अशोक महान बना। तो उसने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी और पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा। तो इसको याद रखिएगा। अब इतनी बातें हो चुकी हैं, अब हम बात करें तो शिलालेख संख्या 13 मैंने बता दिया है, शिलालेख संख्या 13, और इसमें हम कुछ बातें फटाफट कर लेते हैं और उसके बाद में हम जो है अशोक का जो शासन व्यवस्था था, शासन व्यवस्था में बहुत नहीं देखेंगे, जिनको मौर्य काल का पूरा शासन प्रशासन, ठीक है, आपका देखना है, तो वो जो बीपीओ की क्लास हमारी हुई थी, बीपीओ के लिए क्लास में हमने मौर्य प्रशासन को बहुत ही डिटेल में किया था, उसको देख लेना। और यहाँ पे बस सिर्फ अशोक के बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे तो अब हम देखेंगे अशोक की रानियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या फैक्ट है, तो अशोक की रानियां, कुछ जो अशोक की रानियां नाम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो रानियां तो बहुत थी, लेकिन जो चर्चा में रही, जो प्रसिद्ध हैं या जो एक तरीके से देखें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, उनको हम देखेंगे। तो अशोक की रानियां, तो अशोक की रानियों में सबसे पहले आपको यही याद रखना है, देवी का नाम, देवी का नाम, देवी। अगर बात करें तो देवी के जो पुत्र पुत्री हैं कौन है, एक महेंद्र है जो श्रीलंका गए, महेंद्र व संघमित्रा, संघमित्रा, ये दो संतानें हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो दूसरी जो इनकी रानी है उनका नाम मिलता है कौरुवाकी, कौरुवाकी, और इनको कहीं कहीं चारुवाकी भी मिलता है, चारुवाकी, ठीक है। अगर बात करें तो ये सबसे प्रिय रानी के रूप में थी, कौरुवाकी या चारुवाकी, और इनके जो पुत्र का नाम था वो उसका नाम था तीवर, तीवर पुत्र था, तीवर, तीवर पुत्र। ये सबसे प्रिय रानी थी चारुवाकी, कौरुवाकी, चारुवाकी या कौरुवाकी। अभिलेखों में अगर बात करें तो अशोक के किस रानी का उल्लेख मिलता है, तो उसमें आपको कौरुवाकी या चारुवाकी का ही अभिलेखों में उल्लेख मिलता है, इसलिए सबसे प्रिय मानी जाती हैं। भाई जो सबसे प्रिय होगा उसी का तो नाम हर जगह दर्ज होगा, चाहे वो डायरी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे अभिलेख हो, चाहे जो हो। तो इसको याद रखिएगा, कौरुवाकी या चारुवाकी ये जो है सबसे प्रिय रानी थी, इनके पुत्र का नाम था तीवर, ठीक है। और अन्य रानियों का उल्लेख जो है दीपवंश महावंश में मिलता है। और अगर बात कर लें और रानियों की बात करें तो एक जो है पद्मावती का भी नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है, पद्मावती। और इनका जो पुत्र हुआ कुणाल, कुणाल इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आगे कई लोग बताते हैं कि कुणाल ही अशोक के बाद शासक बनता है, तो उसको याद रखिएगा। तो इनका पुत्र जो था वो कुणाल था, ठीक है। उसके बाद एक मिलता है रानी का नाम इनके आसिंद मित्रा, आसिंद मित्रा, ठीक है। तो आसिंद मित्रा इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रथम पटरानी थी, प्रथम पटरानी थी, आसिन मित्रा का नाम याद रखना है, प्रथम पटरानी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो पांचवी में ले लेते हैं, पांचवी रानी अगर बात करें तो कौन कौन हो गया, देवी, कौरुवाकी, पद्मावती, आसिन मित्रा, प्रथम पटरानी है। उसके बाद मिलता है तिसराखा, तिसराखा, ठीक है, या इनका नाम मिलता है तिसरक्षिता, रक्षिता भी मिलता है। और ये ऐसी रानी हुई, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को, बोधि वृक्ष को कटवाया था, कटवाया, ठीक है। और बात करें तो इसमें कुणाल को, शायद कुणाल ही थे, कुणाल को इसने अंधा भी करवा दिया था, किसको, कुणाल को, कुणाल को अंधा करवा दिया, अंधा करवा दिया। और ये दूसरी पटरानी थी, दूसरी पटरानी,
तो इन 5 रानियों के नाम याद रखने हैं, उनके पुत्रों, उनके संतानों के नाम याद रखने हैं। जो महत्वपूर्ण फैक्ट था वो मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 रानियों के नाम आपको याद रखने हैं। तिसरा का या तिसरचिता नाम बोलते हैं इनको। प्रथम पटरानी का नाम याद रखिएगा, आसीन मित्रा है। जो सबसे प्रिय है वो चारुवाकी है। कारुवाकी सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि इनका नाम अभिलेखों में मिलता है। इनके पुत्र का नाम तिवर है। फिर है पद्मावती, इनके पुत्र का नाम है कुणाल। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है। अब आप बात करें अगर, तो वायु पुराण के अनुसार अगर बात करें तो यही कुणाल, वायु पुराण के बाद बात करें तो वायु पुराण के अनुसार जो है, अशोक के बाद में क्या होता है? अशोक के बाद कुणाल शासक बनता है। अशोक के बाद कुणाल शासक बनता है, शासक। ठीक है, तो वायु पुराण के अनुसार अगर बात करें तो अशोक के बाद कुणाल शासक बन जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इतनी बातें याद रखनी है। अगर हम बात करें तो अब आगे अगर बातें देखें तो एक डॉक्टर स्मिथ हुए, स्मिथ का नाम याद रखना है, स्मिथ। तो स्मिथ तो सुने भी होंगे। स्मिथ ने कहा कि कुणाल की मृत्यु के साथ ही अशोक साम्राज्य का क्या हो जाता है? पूरी तरीके से पतन हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर स्मिथ के अनुसार जो है, डॉक्टर स्मिथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि कुणाल की मृत्यु के साथ, कुणाल की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन, साम्राज्य का पतन। तो ये डॉक्टर स्मिथ कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा, कुणाल की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, डॉक्टर स्मिथ कहते हैं। वायु पुराण में बात करें तो जो ये आपके कुणाल है वह अशोक के बाद शासक बनते हैं। इतना याद रखना है। अगर हम बात करें तो अंतिम रूप से अंतिम शासक कौन है मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? मौर्य वंश का अंतिम जो शासक माना जाता है, शासक जो माना जाता है उसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ, तो इसको याद रखिएगा। बृहद्रथ आपके माने जाते हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक। ठीक है, बृहद्रथ आपको याद रखना। ठीक है, बृहद्रथ बोलते हैं या रथ बोले, बृहद्रथ। ठीक है, तो बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, 184 और 85 में, 184-85 ईसा पूर्व में, क्योंकि इसका उल्लेख मिलता है बृहद्रथ का। और ये 184-85 ईसा पूर्व में इसकी हत्या जो है, इसकी हत्या कौन कर देता है? हत्या जो है वह करता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग करता है, और शुंग करके जो है एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना करते हैं। शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से मौर्य साम्राज्य का यहाँ पे खात्मा हो जाता है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, और नए वंश की स्थापना जिसको बोलते हैं शुंग वंश, उसकी की पुष्यमित्र शुंग ने 184-185 ईसा पूर्व में। तो यहाँ तक जो चर्चा थी हमारी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मौर्य प्रशासन में कुछ छोटे पॉइंट देखेंगे, बहुत ज्यादा मौर्य प्रशासन को नहीं देखेंगे, लेकिन हम अशोक के अभिलेखों को, शिलालेखों को, स्तंभ लेखों को, और जो अशोक ने गुफाओं का निर्माण कराया है, जो आजीवक संप्रदाय हेतु गुफाएं निर्माण करवाई, उसमें 3 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया। 4 गुफाओं का अशोक के जो पौत्र हुए जिनका नाम मिलता है दशरथ, उन्होंने करवाया था, उसको हम देखेंगे। और अभिलेख इंपॉर्टेंट है, अभिलेख से क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आज की हम चर्चा को यही
करेंगे विराम और अब हम आगे की जो चर्चा है वह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सबको यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करिएगा और साथ में इसको लाइक ज़रूर करना। और जो मित्र हमारे जो भाई बहन जो चैनल पे नए हैं वो चैनल पे सब्सक्राइब उसको ज़रूर करिएगा, चैनल को, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, लेकिन मैं एक बार पुनः आप सबको, आप सभी भाइयों बहनों को, आप सभी प्रियजनों को रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग इस पवित्र त्योहार का जो पवित्रता है उसको बनाए रखें, भाई बहन आपस में प्रेम बनाए रखें, मर्यादा बनाए रखें। भाई बहन के जो चिरकाल से चले आ रहे पवित्र संबंध हैं वह और दृढ़ हो, उसमें और ज़्यादा प्रगाढ़ता है, यही हमारी मंगल कामना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।